Hi everyone and welcome to the last part of the chapter assessment and audit. एक छोटा सा कंसेप्ट है असेसमेंट में वो निपटा देते हैं विच इज शॉर्टकट असेसमेंट या फिर समरी असेसमेंट। तो ये क्या होता है? अगर प्रॉपर प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है, सबूत है कि एक टैक्सेबल पर्सन को लायबिलिटी आई है एंड उसने पे नहीं की ऑब्वियसली, और डिले होने की वजह से रेवेन्यू का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, मतलब रेवेन्यू को बहुत नुकसान होगा अगर ये अमाउंट पे नहीं की गई तो। लाइक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट्स रनिंग इन लैक्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज। टैक्स पेयर भी ऐसा है कि भाग जाएगा। सपोज हम उस पर आज कोई लायबिलिटी निकालेंगे, चला जाएगा वो देश छोड़ के। लाइक मे बी विजय मल्ल्या, बहुत सारी लायबिलिटी पेएबल है, पे नहीं कर रहा, भाग जाएगा, डिपार्टमेंट को कभी भी उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सो दिस इज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर पहले परमिशन लेगा, किसकी? एक तो एडिशनल कमिश्नर की या फिर जॉइंट कमिश्नर की। और उस परमिशन, किस चीज की परमिशन लेगा? समरी असेसमेंट करने की। मतलब ये बहुत लंबा जो प्रोसेस है, जो 5 साल तक चल सकता है असेसमेंट ऑर्डर निकालने का। कौन सा 5 साल तक वाला बोल रही हूँ? तो ये वाला जहाँ पे 5 साल का टाइम दिया गया, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। उस सब में टाइम वेस्ट होगा, डिपार्टमेंट को पैसे नहीं मिलेंगे। तो परमिशन ली जाती है समरी असेसमेंट करने की, मतलब शॉर्टकट में असेसमेंट कर दो, जल्दी से टैक्स पे करवाओ, सो दैट हमें हमारे पैसे मिल जाए। उसको बोलते हैं समरी असेसमेंट। जब पीओ को परमिशन मिल जाएगी तो वो समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। अब समरी असेसमेंट ऑर्डर पास हो गई, उसके बाद टैक्स पेयर कर सकता है एक एप्लीकेशन। अगर टैक्स पेयर ने एक एप्लीकेशन की जिसमें ठीक से ग्राउंड्स लिखे हैं, सब चीज मेंशन की है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज एग्जेम्प्ट है या फिर इस चीज पर टैक्स आने नहीं चाहिए, या फिर मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, या कोई जेन्युइन रीजन है या जो भी हो। अगर एसी जेसी एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, देन ही मे विदड्रॉ द ऑर्डर। तो हमारी ऑर्डर तो पास हो गई है। वो पास होने के बाद अगर एक एप्लीकेशन है जो सेटिस्फैक्ट्री है, जो टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, तो एसीजेसी को लगा तो ऑर्डर विड्रॉ हो सकती है। या फिर एसीजेसी को खुद से ही लगा कि अरे ये ऑर्डर तो गलत है, समरी असेसमेंट तो होनी नहीं चाहिए, हमने 73-74 में जाना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया, 73-74 और सीरियस सेक्शन जो आप पे फ्रॉड के एलिगेशन लगाते हैं या फिर मिस स्टेटमेंट, बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ऐसे सारे इल्जाम आप पे लगाते हैं, वो वाले सेक्शन में जाना चाहिए। तो भी समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाती है एंड आप 73-74 के डिमांड रिकवरी वाले प्रोसीडिंग्स में चले जाओगे। 73-74 आई एम गोइंग टू कवर, इस वीडियो में नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि वो एक अलग चैप्टर का पार्ट है। तो मुझे बस ये बताना है कि कोई टैक्स पेएबल है, पे नहीं हुआ है और इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू का अफेक्ट हो रहा है, जल्दी से प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। तो एसीजेसी के परमिशन से समरी असेसमेंट ऑर्डर आता है, और ऑर्डर आने के बाद अच्छा एप्लीकेशन हुआ तो, या फिर एसीजेसी को लगा कि यहाँ नहीं 73-74 में जाना चाहिए, तो ऑर्डर विड्रॉ होता है। एंड there's वन मोर वेरी स्मॉल एंड सिंपल कंसेप्ट जो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बस 2 मिनट में कवर कर रही हूँ। कि गुड्स है सपोज, और यही डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि ये गुड्स है किसके, ओनर कौन है इस गुड्स का। तो जिस पर्सन के पोजेशन में वो गुड्स रहेंगे, इट विल बी डीम्ड कि यही पर्सन उन गुड्स का ओनर है। और अगर उन गुड्स पे कुछ टैक्स लगवाना है, उन गुड्स पे कभी टैक्स पे नहीं हुआ ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है, तो जिसके पास वो गुड्स है, जिसके पोजेशन में है, उस पे ही ऑर्डर इशू की जाएगी, उससे ही टैक्स भरवाया जाएगा, इफ यू आर नॉट एबल टू डिटरमिन कि ये बिलोंग किसको करता है। So yes, this was assessment. Now let's move on to audits under GST. Under GST, you have two types of audits. First is audit by the departmental authorities and second is special audit. एक मिसकंसेप्शन है कि GSTR 9 एंड GSTR 9C आर ऑडिट्स, लेकिन वो ऑडिट्स नहीं है। बेसिकली पहले ऐसा होता था, जब 9 सी बेसिकली फाइल करने के लिए सीए सर्टिफिकेशन या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन लगता था। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में सर्टिफिकेशन तो नहीं होता, लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस दिया जाता है कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। वैसे पहले जीएसटी में सर्टिफिकेशन दिया जाता था, लाइक कि 100% इट इज ट्रू एंड करेक्ट, ये पहले होता था। लेकिन अब ये सर्टिफिकेशन हट गया है, इसलिए 99C इज नॉट ऑडिट, इट इज एन एनुअल रिटर्न। इसलिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं ऑडिट में क्लाइंट्स का, क्लाइंट्स उनके पास जाते हैं कि हमारे 9 और 9C भरो, वो ऑडिट नहीं होता, दैट इज एनुअल रिटर्न एंड एनुअल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वो यहाँ पे कवर्ड नहीं है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। जीएसटी में ऑडिट सिर्फ डिपार्टमेंट कर सकता है, विच इज अंडर सेक्शन 65, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाय टैक्स अथॉरिटी। एंड एक और ऑडिट होता है सेक्शन 66 में, जिसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं,
वो डिपार्टमेंट ही करवाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से, लेकिन वो डिपार्टमेंट स्पेसिफाई करता है कि हमें ये एरिया देखना है, हमें इस चीज को देखना है, इस एंगल से देखना है। जब वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, तो उसको स्पेशल ऑडिट। लेकिन नॉर्मल जो हमारा जीएसटी 990 है, दैट इज नॉट ऑडिट। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। तो ये ऑडिट कंडक्ट कौन करता है? फिर तो कमिश्नर करता है, बट इन प्रैक्टिकल सेंस कमिश्नर को इतना टाइम नहीं रहता कि वो किसी का ऑडिट करे। वो किसी को ऑथोराइज कर देता है, प्रॉपर ऑफिसर को, कि आप इस टैक्स पेयर का ऑडिट करो। कहाँ पे होता है ऑडिट? तो जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है रजिस्टर्ड पर्सन का, वहां पे होता है। लाइक सपोज देर इज अ कंपनी जिस पे जीएसटी ऑडिट की नोटिस आई है, तो उस नोटिस में मेंशन किया हुआ रहता है कि हम इस डेट को आपके ऑफिस में आएंगे आपको ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। आप अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड, इनवॉइसेस जो भी है सब रेडी रखना, हम आएंगे और हम वेरीफाई करके जाएंगे। तो एक दिन में तो ऑडिट होता नहीं है। लिखने के लिए लॉ में ऐसा लिखा है कि एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस की बस एक विजिट होती है रियलिटी में। लेकिन आपको आंसर में यही लिखना है कि ऑडिट इज कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। नेक्स्ट, 15 वर्किंग डेज की नोटिस भेजी जाती है कि 15 डेज बाद हम आएंगे ऑडिट करने। सो नोटिस का टाइम, नोटिस देता है आपको 15 डेज का टाइम। ऑडिट स्टार्ट हुआ ऐसे कब मानता है? तो नोटिस तो मैं डिपार्टमेंट आपको कभी भी भेजेगा, लेकिन जिस दिन आप डेटा भेजोगे पूरा, उस दिन माना जाएगा कि ऑडिट कमेंस हुआ है, उस दिन से ऑडिट की टाइम लिमिट कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। So the audit commences from the date when you provide the data, या फिर जब इंस्टीट्यूशन हुआ, मतलब ऑडिट स्टार्ट हुआ प्लेस ऑफ बिजनेस को जिस दिन, वो दिन माना जाएगा कि ऑडिट कमेंस हो गया। टाइम लिमिट है 3 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। स्टार्ट हुआ तब से 3 महीने में डिपार्टमेंट अथॉरिटी को आपका ऑडिट कंप्लीट करना है। एंड दिस 3 मंथ्स कैन बी एक्सटेंडेड टू फर्दर 6 मंथ्स, मतलब टोटल 9 मंथ्स। ये बहुत शॉर्टकट में लिखा है मैंने, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड आएगा तो एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा या फिर कोई एमसीक्यू आएगा। सो दिस मच अंडरस्टैंडिंग इज सफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ देम। इन पीरियड ऑफ ऑडिट, किस साल के लिए डिपार्टमेंट ऑडिट निकाल सकता है? किसी एक साल के लिए निकाल सकता है, मल्टीपल सालों के लिए निकाल सकता है, या फिर साल के पार्ट के लिए भी निकाल सकता है। लाइक 3 मंथ्स का ऑडिट, 6 मंथ का ऑडिट, 9 मंथ का ऑडिट, 1 मंथ का ऑडिट, 2 मंथ का ऑडिट, कुछ भी कर सकते हैं। सो इन मल्टीपल्स ऑफ ईयर, इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और फॉर अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर, कैसे भी आपको ऑडिट आ सकता है। दिस वाज बेसिक्स। अब ऑडिट कंडक्ट कैसे होता है? तो आपके रिकॉर्ड्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट, इनवॉइसेस, ई वे बिल्स, या फिर जो भी आपके पास है, वो वेरीफाई होगा। उस पर ऑब्जर्वेशंस निकाले जाएंगे। किस चीज के? वही जो मैंने बताया, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिटर्न, और उसका करेक्टनेस जो है वो करेक्ट है क्या, जो कैलकुलेशंस किए वो करेक्ट किए क्या, जो एग्जाम्पशंस लिए वो सच में एग्जाम्प्ट है क्या, जो रेट लिया वो सही है क्या, आईटीसी का कैलकुलेशन करेक्ट है क्या, कोई रिफंड लिया हो तो वो फॉर्मूला में तो बैठ रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू कैन इमेजिन यू कैन राइट ओवर हियर, हर चीज का एक वेरिफिकेशन यहाँ पे होता है। फिर वेरिफिकेशन बाद यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंसेप्ट, फिर भी कवर कर रही हूँ। एक दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू कैन राइट। ऑफिसर आपसे क्या क्या बोल सकता है? आपसे मतलब रजिस्टर्ड पर्सन से, कि वेरिफिकेशन फैसिलिटेट करेगा। मतलब वो कोई डेटा दे रहा है, मांग रहा है वेरिफिकेशन के लिए, तो मेक श्योर द डेटा इज अवेलेबल टू हिम। उसके बाद उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपने प्रोवाइड करनी। नाउ दिस इज जस्ट लाइक व्हाट यू हैव इन डीटी, बेसिक लेवल के आंसर है जो आपको लिखना है। एंड द लास्ट, रेंडर असिस्टेंस फॉर टाइमली कंप्लीशन। वो ऑडिट कंप्लीट हो जाए उसके लिए आप उसको असिस्ट करो। तो बेसिक आंसर है, बस कवर किया मैंने यहाँ पे, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। नाउ हाउ द ऑडिट गेट्स फाइनलाइज्ड। तो सारा चेकिंग हो गया, सब देख लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट देख लिए, विजिट कर लिया प्लेस ऑफ बिजनेस को। ये सब करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज ऐसी है जो गलत हुई है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज है वो इन्फॉर्म होगी रजिस्टर्ड पर्सन पे। रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई फाइल करेगा। अब इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। जनरली ये ऐसे फेस टू फेस भी हो सकता है, या फिर थोड़ा रिटर्न कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, ईमेल्स पे हो सकता है। तो रिप्लाई सपोज फाइल कर दिया रजिस्टर्ड पर्सन ने, अकॉर्डिंगली वो रिप्लाई को कंसिडर करने के बाद फाइनलाइज होगा ऑर्डर। ऑर्डर में ऑडिट फाइनलाइज होगा कि यस, इफ रिप्लाई इज ओके वो पॉइंट कंसिडर नहीं होगा, इफ नॉट ओके वो पॉइंट कंसिडर हो जाएगा। सो फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज होने के 30 डेज में कम्युनिकेट हो जाएगा टैक्स पेयर को कि यस आपका ऑडिट हो गया है, ये आपका फाइनल पेएबल है, उसके ये रीजन है। और फिर अगर आपको पे करना है आप पे कर सकते हो,
लेकिन अब अगर आपको पे करना था तो आप यही पे कर लेते जब आपने रिप्लाई फाइल किया। आपने नहीं पे आपने रिप्लाई में एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब ही यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑर्डर फ्रॉम द जीएसटी ऑडिट। तो आपको अपील्स में वगैरह जाना चाहिए या फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आई एम अज्यूमिंग कि हमने अपील में जाना प्रेफर किया है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उस केस में हम तो अपील में चले जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट 73 74 भी कर सकता है डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर आपके अनपेड अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो दिस इज अ स्मॉल शॉर्ट प्रोसीजर विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार बस गो थ्रू कर लेना। इस चैप्टर का जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड स्क्रूटिनी वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इजी है। आ गया क्वेश्चन तो मार्क्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ इसको किक मत करो, बहुत अच्छे से और जल्दी से ये हो जाएगा। लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्पेशल ऑडिट। सो मैंने पहले भी बता दिया है कि ये क्या होता है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर विथ द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, इन दोनों इंसान को मिलके अगर लग रहा है कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है, सपोज इंस्पेक्शन चल रहा है या सर्च सीजर चल रहा है, उन प्रोसीडिंग्स में उनको अगर लग रहा है कि वैल्यू, that is the value of supply which is adopted by the taxpayer is not correct, या फिर जो आईटीसी लिया है वो लिमिट्स में नहीं, मतलब कुछ तो गलती हुई है आईटीसी लेने में। सो पहले जो हमने बहुत पहले पढ़ा था प्रोविजनल असेसमेंट में, वहां पे था वैल्यू या फिर रेट, यहाँ पे है वैल्यू या फिर आईटीसी। उन दोनों में से कुछ तो एक गलत है, ऐसा अगर उनको लग रहा है तो वो डायरेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्स पेयर को, कि अपने अकाउंट्स ऑडिट कर लो, करवा लो। किससे? सीए या सीए में से। और वो सीए सीए में कौन होंगे? वही होंगे जो कमिश्नर बोलेगा। आप अपने सीए को नहीं यूज कर सकते, हम बोलेंगे वही सीए या फिर सीए में आपके अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे। एंड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट विल बी इशूड, एंड इस रिपोर्ट को 90 डेज में इशू करना है, एडिशनल 90 डेज से मिलेंगे। एंड इस रिपोर्ट में भी सर्टिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेशन मतलब होता है 100% अश्योरेंस कि इट्स ट्रू एंड करेक्ट, नॉट ट्रू एंड फेयर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। इस ऑडिट के एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो कमिश्नर बेयर करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट फीस या फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो भी हो, कुछ भी हो, कमिश्नर पर बेयर करेंगे, लाइक मतलब डिपार्टमेंट बेयर करेंगे। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑब्वियसली दी जाएगी, फाइंडिंग्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड इस सब के बाद भी अगर आप अपनी लायबिलिटी को अग्री नहीं कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, तो आपकी रिकवरी होगी अंडर सेक्शन 73 एंड 74 विच आर डिमांड एंड रिकवरी वाले सेक्शन। तो यस, दिस वाज इट, ये चैप्टर खत्म हो गया है। इट सीम्स लेंथी बट इट्स वेरी इजी, अगर आप समझ लो कि कौन से चैप्टर के साथ कैसे क्या होता है, लॉजिकली समझ लोगे, अच्छे से हो जाएगा। इट्स अ स्कोरिंग चैप्टर, इट विल गिव यू 3 to 4 मार्क्स मिनिमम, सो प्लीज स्किप मत करना, अच्छे से रिवाइज करना। these notes will be available on my telegram channel, you can download them, use them, खुद के नोट्स बना सकते हो, but please don't leave this chapter. This was it, thank you so much and bye.